मुनाफा किसे कहते हैं? प्रॉपर्टी में मुनाफा कैसे कमाया जा सकता है? टर्की के अंदर इन्फ्लेशन यानी महंगाई की शरह कितनी है? और आपका तुर्किया के अंदर प्रॉपर्टी खरीदने का मकसद क्या है? इसके साथ साथ आपको तुर्किया में किस शहर, किस डिस्ट्रिक्ट और किस इलाके के अंदर प्रॉपर्टी खरीदनी चाहिए और प्रॉपर्टी खरीदने का फायदा क्या है और पैसे नगद अपने पास रखने से, करेंसी डीवैल्यू होने से कैसे बचाई जाए और एक प्रोजेक्ट के अंदर प्रॉपर्टी खरीदना क्यों ज़रूरी है। ये वो तमाम सवालात हैं जिनका आज हम अहाता करेंगे और कोशिश करेंगे कि हम अपने तजर्बे की बुनियाद पर इन तमाम सवालों के जवाबात आपको देने की कोशिश करें। लेकिन अगर आप समझते हैं कि इसके अलावा भी कोई ऐसा सवाल जो आपके माइंड में है जिसका आंसर आपको चाहिए, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपना वो क्वेश्चन जो है वो पूछ सकते हैं और मैं कोशिश करूंगा कि अगर वो एक सॉलिड क्वेश्चन होता है तो मैं उसके ऊपर भी एक डिटेल वीडियो जो है वो बना सकूं। सबसे पहले हम बात करते हैं मुनाफा जो है किसे कहते हैं। अगर आपने आज एक अपार्टमेंट खरीदा $1,00,000 का और एक साल बाद आपने उसे बेचा $1,15,000 का, और अगर आप ये समझते हैं कि आपने $15,000 मुनाफा कमाया, तो मैं ये समझता हूं कि ये मुनाफा नहीं है। ये बहुत टेक्निकल, बहुत लॉजिकल बात है जिसे समझना बहुत जरूरी है और इसके लिए आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा इन्फ्लेशन को। इन्फ्लेशन बोलते हैं महंगाई की शरह को, जो कि हर साल, हर मुल्क, हर इलाके, हर जगह पर जरूर आती है। टर्की के अंदर तकरीबन 15 से 20% सालाना शरह है आपकी इन्फ्लेशन की। यानी आज जो आपने प्रॉपर्टी $1,00,000 की खरीदी, अगर एक साल बाद वो प्रॉपर्टी $1,15,000 की या $1,20,000 की आपने बेची, तो इसका मतलब ये है कि आपको एक साल के अंदर कोई मुनाफा नहीं हुआ, क्योंकि आप ये समझते हैं कि अगर अगले साल जाकर आपने वो $1,00,000 वाली प्रॉपर्टी $1,15,000 में बेची, तो क्या आप उसी किस्म की प्रॉपर्टी, उसी वॉल्यूम, उसी साइज और उसी फैसिलिटीज और उसी लोकेशन के साथ क्या आप अगले साल $1,15,000 में खरीद पाएंगे? यकीनन मुश्किल है। आप क्या कहेंगे कि नहीं, अब प्राइसेस बढ़ गई हैं। तो बात यह है कि जब आप अपनी उस प्रॉपर्टी को सेल कर रहे हैं और उसी किस्म की प्रॉपर्टी उतने पैसों में आप नहीं खरीद पा रहे, या आप उसकी जो एक्चुअल प्राइस थी $1,00,000 उसमें नहीं खरीद पा रहे, तो इसका मतलब है कि आपको कोई मुनाफा नहीं हुआ। तो याद रखिएगा, उन इलाकों के अंदर प्रॉपर्टी बाय करें जहां पर प्रॉपर्टी एक्चुअल में आपकी एप्रिशिएट हो रही है, ना कि इन्फ्लेशन की वजह से आपको नजर आता है कि जी कीमतें जो है वो आज यहां तक चली गई हैं। अब चूंकि हमारा जो पर्पस है आपको ये सारा गाइड करने का, वो ये है कि सबसे पहले आपको खुद को एजुकेट करना है। एजुकेशन के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि आप टर्की के अंदर जो प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं उसका पर्पस क्या है। चूंकि बेसिक पर्पस आपका है रेजिडेंस और सिटीजनशिप, वो तो हर हाल में गवर्नमेंट की पॉलिसी है, प्रॉपर्टी बाय करने पे आपको मिलनी ही मिलनी है। उसमें कोई ऐसी चीज नहीं है कि प्रॉपर्टी बाय करें गवर्नमेंट के दिए हुए एक पैटर्न के मुताबिक तो आपको रेजिडेंस या सिटीजनशिप ना मिले, वो तो मिलनी मिलनी है। पॉइंट ये है कि आप उस प्रॉपर्टी को बाय किस पर्पस के लिए कर रहे हैं। मेरी नजर में आपके दो मकासद हो सकते हैं। नंबर 1, सेटलमेंट, आप उस प्रॉपर्टी के अंदर रहना चाहते हैं, अपनी फैमिली को मूव करना चाहते हैं। और नंबर 2, इन्वेस्टमेंट। बहुत सारे दोस्त ऐसे जो सिटीजनशिप के लिए खास तौर पर प्रॉपर्टी बाय करते हैं, वो यहां पर सुकूनत इख्तियार नहीं करते, बल्कि वो सिर्फ और सिर्फ पासपोर्ट लेना उनका मकसद होता है। तो हम उस कैटेगरी वालों दोस्तों को कहेंगे इन्वेस्टमेंट पर्पस। अगर आपने रिहाइश इख्तियार करनी है तो भी मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप उस एरिया के अंदर प्रॉपर्टी बाय कीजिए जहां पर आपको बेसिक फैसिलिटीज हों,
यानी स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज के साथ साथ मार्केट्स होनी चाहिए, हॉस्पिटल्स नियरेस्ट होने चाहिए, और उसके साथ साथ ट्रांसपोर्टेशन एक्सेस जो है वो अच्छी होनी चाहिए। और सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि उसकी लोकेशन ऐसी हो कि जिस प्रोजेक्ट के अंदर, जिस बिल्डिंग के अंदर आप वो प्रॉपर्टी बाय करें, उसके नजदीक तरीन जो रिक्रिएशनल एक्टिविटीज होती हैं बच्चों के लिए वो लाजमी हो। वो फैसिलिटीज आपके उस प्रोजेक्ट के अंदर हो तो बहुत ही अच्छा है, यानी उसमें जिम, स्विमिंग पूल, सोना, स्पा, हमाम, ये वो जो सारी चीजें हैं वो हैं अडल्ट्स के लिए। लेकिन बच्चों की जो एक्टिविटीज हैं उसके ऊपर हम कभी गौर नहीं करते। वो आपके पास पार्क होना चाहिए, वो आपके पास गार्डन होना चाहिए, वो आपके पास प्ले एरिया होना चाहिए, और ऐसी एक्टिविटीज होनी चाहिए जिन्हें देखकर, जिन्हें कर कर बच्चों को जो है वो फायदा हो, और उनकी जो फिजिकल ग्रोथ है वो भी उतनी ही, आपको पता है, इंपॉर्टेंट है जितनी मेंटल ग्रोथ है। तो मेंटल ग्रोथ भी उतनी देर तक पॉसिबल नहीं है जितनी देर तक फिजिकल ग्रोथ जो है वो नहीं होगी। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट जो है वो एलिमेंट है जिसे आपको मद्देनजर रखना चाहिए जब आप प्रॉपर्टी बाय कर रहे हैं। तो आपका पर्पस क्लियर होना चाहिए। अगर आपका प्योर पर्पस है इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट की दो कैटेगरीज है। नंबर 1 है रेंटल इनकम, नंबर 2 है एप्रिसिएशन। एप्रिसिएशन के लिए मैं पहले आपको बता चुका हूं कि वो बेसिकली इन्फ्लेशन एप्रिसिएशन नहीं होनी चाहिए, वो एक्चुअल में एप्रिसिएशन होनी चाहिए। तो एप्रिसिएशन के लिए मैं हमेशा आपको सजेस्ट करता हूं आप अंडर कंस्ट्रक्शन जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके अंदर इन्वेस्ट कीजिए। ये एक कंप्लीट टॉपिक है जिसके ऊपर मैं एक कंप्लीट वीडियो बनाने वाला हूं। इसके साथ ही आपको वो वीडियो भी जो है वो नजर आ जाएगी चंद दिन के अंदर। वो वीडियो भी जरूर देखिएगा कि किस किस्म के प्रोजेक्ट्स हैं जो अंडर कंस्ट्रक्शन जिनमें इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या शराइत हैं जिनके ऊपर वो पूरे उतरते हो। तो आप अगर बात कर रहे हैं रेंटल इनकम की, तो रेंटल के लिए मैं पहले आपको बता चुका हूं कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि दुनिया के अंदर जो भी दोस्त तुर्किया में मूव कर रहे हैं, माइग्रेट कर रहे हैं या इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अगर उन्हें मतलब देखा जाए तो उन्हें पता है कि अंकारा जो है इसका कैपिटल है, लेकिन वहां पर इन्वेस्टमेंट नहीं है, लोग वहां पे जाना पसंद नहीं करते, बल्कि उनकी फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो प्रायोरिटी है वो इस्तांबुल है। कुछ और दीगर शहर भी हैं लेकिन वहां पर वो लोग जाते हैं जिन्होंने उसको समर होम के तौर पर जो है वो बनाना होता है, और उनके पास बेशुमार पैसा है। उनका पर्पस जो है वो रिफ्रेशमेंट, एंटरटेनमेंट और समर होम है। उनका पैसा, मकसद पैसा कमाना नहीं है। आप जो प्रॉपर्टी ले रहे हैं वो इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए ले रहे हैं, तो आपका जो गोल होना चाहिए वो मैं ये एडवाइस करूंगा कि वो इस्तांबुल होना चाहिए। इस्तांबुल के अंदर अब इंपॉर्टेंट चीज ये है कि किस एरिया के अंदर होना चाहिए। तो उस एरिया के लिए आपको मैं पहले जो है वो जोन में डिवाइड करके वीडियोस एक बना चुका हूं। अगर आपको फर्दर भी कोई क्वेश्चन पूछना हो इंडिविजुअली तो आप मुझे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं। अब इसके साथ जो है वो बात करते हैं हम कि पैसा जो है वो डिवैल्यू हो रहा है, पूरी दुनिया के अंदर इन्फ्लेशन आ रही है, बड़े जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहां पे रिसेशन आ रहा है, तो पैसा डिवैल्यू होने से कैसे बचाया जा सके। तो आपको पता है कि आप अगर कोई ऐसी एसेट जो है वो बनाते हैं जो कि वक्त के साथ साथ अगर नहीं भी बढ़ता तो एटलीस्ट इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंग भी बढ़ता रहता, तो मैं ये समझता हूं कि कम से कम वो भी फायदे में है। लेट्स सपोज आपके पास $1,00,000 जो है वो बैंक अकाउंट के अंदर पड़ा हुआ है और आपका वो कहीं पे आप इन्वेस्ट नहीं करते, तो आपका वो जो $1,00,000 है अगले साल जाके मिनिमम भी 15% डिवैल्यू हो जाएगा। कैसे? जैसे आज आप ये समझते होंगे कि शायद 1,00,000 है तो 1,00,000 ही रहा, तो उसमें क्या डिवैल्यूएशन हुई। तो बात ये है इन्फ्लेशन, महंगाई, दुनिया की करेंसी का क्राइटेरिया जो है वो देखा जाता है उन मुल्कों के पास जो रिजर्व्स हैं गोल्ड में, और गोल्ड के रिजर्व जो है उनके अकॉर्डिंग वो अपनी करेंसी जो है वो प्रिंट करते हैं। और इन सारी चीजों को हर मुल्क की करेंसी का जो बेसिकली रेट है, जो वैल्यू है, उसका जो बेसिकली वर्थ है वो देखी जाती है डॉलर के मुताबिक। तो डॉलर अगर किसी कंट्री के अंदर उस लोकल करेंसी के मुताबिक ऊपर जा रहा है तो इसका मतलब है उसकी करेंसी जो है वो डिवैल्यू हो रही है। तो आप अगर आज $1,00,000 के अंदर एक 2+1 अपार्टमेंट बाय कर सकते हैं, लेकिन अगले साल जाके अगर वो अपार्टमेंट बाय नहीं कर सकते, लेट्स सपोज वो $1,15,000 में बाय करेंगे, तो $15,000 आपकी करेंसी डिवैल्यू हुई। तो ये जो है वो फाइनेंस वाले, इकोनॉमिक्स वाले ज्यादा अच्छे तरीके से जो है वो समझ सकते हैं कि पैसा डिवैल्यू जो है वो कैसे होता है और कैसे उसे बचाया जाए। तो बचाने के लिए मेरे पास वन एंड ओनली ऑप्शन जो है वो है कि आप रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट कीजिए। आप स्टॉक में करते हैं, आपको आइडिया नहीं है, स्टॉक मार्केट को आप नहीं समझते और आप बगैर सोचे कर लेते हैं। अब पॉइंट क्या है, आपको चाहिए कि आप खुद को सबसे पहले एजुकेट कीजिए।
आप किसी के कहने पे कभी भी कहीं भी कोई इन्वेस्टमेंट ना कीजिए। बहुत सारे मेरे दोस्त जो ओवरसीज आ रहे हैं, जो फॉरेनर यहाँ पर आ रहे हैं, जो पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश जैसी कंट्री से आ रहे हैं, वो चाहे यहाँ पर 6 महीने भी रिसर्च कर ले, उन्हें उतना आइडिया नहीं होगा यहाँ की मार्केट का, जितना के वो आज से अपना होमवर्क स्टार्ट करके एक नॉलेज इकट्ठा कर सकते हैं। आप वीडियोस देखिए, आप व्लॉग्स देखिए, आप ब्लॉग्स देखिए, आप आर्टिकल्स पढ़िए, आप स्टडी कीजिए और उसके बाद डिफरेंट सोर्सेज से इंफॉर्मेशन इकट्ठी कीजिए और इंफॉर्मेशन इकट्ठी करने के बाद अपना माइंड जो है वो उसको सेट कीजिए कि आपको कहां पर, किस एरिया के अंदर, किस पर्पस के लिए प्रॉपर्टी बाय करनी है और उसका फिर आपको फायदा होगा। बहुत सारे दोस्त जो है जिन्होंने किसी के कहने पर इन्वेस्टमेंट कर दी, अब बहुत सारे दोस्त जो है उनसे जब क्वेश्चन करते हैं कि सर आपका पर्पस क्या है, वो कहते हैं जी हमने तो सिटीजनशिप लेनी है। तो सिटीजनशिप के बारे में मैं पहले बता चुका हूं, अगर आप $4 लाख की प्रॉपर्टी बाय करते हैं वो तो मिलनी है, पूरी फैमिली को मिलनी है, जो अंडर 18 बच्चे हैं उन सबको मिलनी है, वाइफ को मिलनी है, एक से ज्यादा बीवियां हैं और बच्चे हैं तो उन्हें भी मिलनी है, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अकलमंदी यह है कि जो $4 लाख या उससे ज्यादा की अमाउंट आप खर्च कर रहे हैं उसके बदले में आपको कुछ प्रॉफिट मिले, आपको कुछ जो है इन्वेस्टमेंट का रिटर्न मिले। तो ये वो सारी चीजें हैं जिनके ऊपर आपको सोचना है, गौर करना है और बहुत वाइजली डिसीजन करना है। अल्लाह पाक आपका हामी नासिर हो और आपको हमेशा आपकी इस परचेज में फायदा हो, आप अपने बाइंग के प्रोसेस के अंदर नुकसान से महफूज रहें। अल्लाह पाक आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज। Book your free visit of your dream property.